हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल में स्वागत है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज़ में आज हम लोग कूलॉम के नियम के सदिश स्वरूप का अध्ययन करेंगे। अर्थात हम आज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ को स्टडी करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि बल एक सदिश राशि है, दैट इज़ वह एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होना चाहिए। अतः कूलॉम के नियम को हम, जिसको अभी हमने परिमाण के फॉर्म में पढ़ा था, उसमें डायरेक्शन भी होना चाहिए। आज हम उसी का अध्ययन करेंगे। उसको अध्ययन करने के लिए बच्चों हम ये मानते हैं कि हमारे पास दो आवेश हैं। एक आवेश है Q1 तथा दूसरा आवेश है Q2, और दोनों ही आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। अब आवेश Q1 Q2 पे बल आरोपित करेगा तथा Q2 Q1 पे बल आरोपित करेगा। इस बल को लिखने के लिए हम कुछ मानताएं, कुछ एजम्पशंस लेते हैं। याद रखिएगा, आप जो एजम्पशन चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन हम अपनी सरलता के लिए जो एजम्पशन लेते हैं वो यह है। हम ये मानते हैं कि F12 अर्थात आवेश Q1 पर लगाने वाला बल Q2 अर्थात F12 यानी Q1 पर लगने वाला बल Q2 के कारण, तथा F21 आवेश Q2 पर लगने वाला बल Q1 के कारण। दैट इज, अगर हम यहाँ लिखें तो ये है F12 फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज Q, और अगर हम यहाँ लिखें तो ये होगा F21 Q2 पर फोर्स Q1 के कारण। अब यहाँ याद रखिएगा, जो बल लगाएगा दिशा वहीं से निर्धारित होगी। उसके लिए भी हम मानते हैं, यहाँ देखें, यूनिट वेक्टर R12 अर्थात एकांक सदिश Q1 से Q2 की तरफ, दैट इज ये रहा R12, और इसकी दिशा है Q1 से Q2 की ओर। इसी प्रकार अगर हम यूनिट वेक्टर R21 की बात करें तो वह आपके पास देगा एकांक सदिश Q2 से Q1 की तरफ, अर्थात ये आपको देगा R21, और इसकी डायरेक्शन है 2 से 1 की ओर। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बल की दिशा सदैव उस आवेश से निर्धारित होगी जो बल आरोपित कर रहा है। अब जरा देखा जाए, हमने अभी बात किया आपसे F12 अर्थात आवेश Q1 पर लगने वाला बल लगाने वाला Q2 है। तो अगर हम उसको लिखें तो कूलॉम के नियम से हम लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अभी बल लग रहा है Q1 पर, लगाने वाला 2 है, तो दूरी हम 2 से लेंगे और दिशा भी 2 से ही निर्धारित करेंगे। अर्थात अब आपके पास हो जाएगा ये R21 स्क्वायर एंड R21 कैट, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अगर हम लिखें कि F21 अर्थात आवेश Q2 पर लगने वाला बल किसके कारण? Q1 के कारण, तो हम इसी को लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय मॉड ऑफ R। अभी बल लगा रहा 1, तो दूरी निर्धारित होगी 1 से 2 की, और दिशा होगी 1 से 2 की। अब चाहे दूरी आप Q1 से Q2 की ले, चाहे Q2 से Q1 की ले, दोनों का मान हमेशा बराबर होगा। अर्थात अगर हम बात करें एस, जो डिस्टेंस है 1 से 2 की, यह बराबर है डिस्टेंस 2 से 1 की, तथा इनकी जो दिशाएं हैं, R12 की जो दिशा है वो R2 की दिशा के विपरीत होगी। अतः हम समीकरण 1 से अगर बात करें तो अतः समीकरण 1 से हम F12 को इसी तरह लिख सकते हैं, F12 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे, अब हम इसको यहां हटा रहे हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास R12 स्क्वायर R12 कैट, और यहां देखिए R21 की वैल्यू माइनस ऑफ R12 हो जाएगी, तो ये मैंने ये कर दिया। इसको अरेंज कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस है R12 स्क्वायर, माइनस साइन यहाँ कर दें, R12 कैट। समीकरण 2 से देखें तो ये कुछ और नहीं है, ये F21 है। अतः अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास F12 बराबर माइनस ऑफ
F21। बच्चों ध्यान से देखें तो ये है हमारे पास F12 बराबर माइनस ऑफ F21। ये कुछ और नहीं है, ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम है, अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। यह दर्शाता है कि कूलाम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का अर्थात न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है। यह भी बताता है कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य एक आवेश से दूसरे पे लगाया गया बल दूसरे से पहले पे लगाए गए बल के परिमाण के बराबर होता है एवं उनकी दिशाएं परस्पर विपरीत होती हैं। अर्थात जितना बल Q1 Q2 पे लगाएगा उतना ही बल आवेश Q2 Q1 पे लगाएगा, लेकिन उनकी दिशाएं परस्पर विपरीत होती हैं। अब हम इसी कूलाम के नियम को इस सदिश के रूप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अतः देखें F1 फोर्स F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई मॉड ऑफ आर स्क्वायर आर कैप। जैसा कि हमें पता है कि आर कैप बराबर होता है सदिश आर डिवाइड बाई मॉड ऑफ आर, तो हम यहाँ रख सकते हैं। अगर हम इसके मान को रख दें तो हमारे पास हो जाएगा F = 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई मॉड ऑफ आर क्यू सदिश आर। तो बच्चों ये है कूलाम का नियम सदिश के रूप में। अब हम इसी कूलाम के नियम को स्थिर सदिश के रूप में पढ़ेंगे, अर्थात हम इसी को इन आवेशों के पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में राइट डाउन करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों अब हम लोग कूलाम के नियम को स्थिर सदिश के रूप में पढ़ेंगे, उसको स्थिर सदिश के रूप में लिखेंगे। हम ये मानते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसका मूल बिंदु O है। इसके दो बिंदु हैं, एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है, जहां पर क्रमशः Q1 एवं Q2 आवेश रखे गए हैं। याद रखिएगा, टू चार्जेस Q1 और Q2 जिनको हम पॉइंट A और B पर रखे हुए हैं, जिनका पोजीशन वेक्टर जो है वो है R1 और B का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R2। अर्थात हमने चार्ज Q1 को रखा है पॉइंट A पर जिसका पोजीशन वेक्टर है OA और हम इसको लिख सकते हैं R1 से। चार्ज Q2 आवेश Q2 को रखा हुआ है बिंदु B पर और उसकी जो पोजीशन वेक्टर है इसी सदिश से है वो है R2। अब हम सदिश के त्रिभुज के नियम वेक्टर लॉ से ट्रायंगल लॉ से हम बात करते हैं, वेक्टर के ट्रायंगल लॉ से। तो अगर हम इस चित्र से बात करें तो त्रिभुज के नियम से, याद रखिएगा सदिश के त्रिभुज नियम से अगर बात करें तो सदिश OA प्लस AB बराबर किसके होगा, OB के बराबर होगा। अतः हम अगर इसी को लिखना चाहें तो R अब A पर Q1 है तो है 1 से 2, आप चाहें तो इसको लिख दें या आप इसी को लिखें AB और ये कुछ और नहीं होगा, ये होगा OB माइनस OA। OB का मान है R1, OA का मान है R1, OB का मान है R2। आप यहाँ पे रख सकते हैं और जब ये रख देंगे तो हमारे पास मिलेगा R12 और ये हो जाएगा हमारे पास R2 माइनस ऑफ R1। इसी प्रकार ध्यान दें B से A की बात कर सकते हैं आप, तो वो हो जाएगा R21 और ये हो जाएगा BA और तब हम इसी को लिख सकते हैं R1 माइनस R2। अभी हम लोगों ने कूलाम के नियम में बात किया था F12 की, अब जरा उसको राइट डाउन करते हैं। देखें आवेश Q1 पर लगने वाला बल Q2 के कारण, अर्थात हम बात करेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और अगर इसकी बात कर रहे हैं तो अभी आपने पढ़ा था 1/4πε0 Q1 Q2, अभी ये हो जाएगा R21 स्क्वायर, डायरेक्शन R21 कैप। मैंने आपसे कहा था आप इसी को चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R21 Q और ये हो जाएगा R21 वेक्टर।
R21 वेक्टर का मान हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, यहाँ रख सकते हैं और तब उस स्थिति में हमारे पास मिलेगा ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 Q और यहाँ जाएगा R1 माइनस ऑफ R2। आप चाहे तो इसी प्रकार फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 यानी कि आवेश Q2 पे लगने वाला बल Q1 की वजह से भी लिखा जा सकता है और तब अगर हम उसको लिखें तो हम इसी को लिख सकते हैं F ऑन 2 ड्यू टू 1 और तब ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट और होगा Q1 Q2 डिवाइड बाई मॉड ऑफ और ये हो जाएगा हमारे पास R2 माइनस ऑफ R1 Q वेक्टर यहाँ हो जाएगा R2 माइनस ऑफ R1। ये कूलाम का नियम है स्थिर सदिश के रूप में, दैट इज पोजीशन वेक्टर के रूप में। बच्चों, कूलाम के नियम में अभी हमने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के मान की गणना की थी, उसको निकालने के तरीके के बारे में सीखा। लेकिन अगर आवेश दो से ज़्यादा हो तो उनके बीच में लगने वाले बल के मान को हम कैसे ज्ञात करें, तब हम वहाँ पर अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। अध्यारोपण सिद्धांत क्या कहता है कि अगर हमारे पास कहीं आवेशों का कोई समूह दिया हो और उसकी वजह से किसी आवेश पे बल निकालना है तो समूह के अलग अलग आवेशों के कारण उस दिए गए आवेश पर बल निकाल करके हम उन समस्त बलों का सदिश योग कर लेते हैं। एक बार फिर से देखें, अगर हमारे पास एक आवेश समूह दिया हुआ है, उसके कारण किसी आवेश पर अगर हमें परिणामी बल निकालना है तो उसके लिए समूह के अलग अलग आवेशों के कारण उस आवेश पे लगने वाले बल को निकालेंगे और फिर उनका सदिश योग कर लेंगे। जैसे हम ये मानते हैं कि हमारे पास आवेशों का एक समूह है जिसमें Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn आवेश हैं। Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn आवेश हैं और ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखे हुए हैं जिसका मूल बिंदु O है। अब ये आवेश है Q1, इसकी स्थिर सदिश है R1। इसी तरह आवेश है हमारे पास Q2, इसकी पोजीशन वेक्टर है हमारे पास R2। इसी तरह Q3 Q1 और ये Q1 है। इन आवेश समूह के कारण अगर हमारे पास ये आवेश Q0 है, परीक्षण आवेश जिसे हम कह रहे हैं, इस पर हमें बल का मान निकालना है और जिसकी सदिश हम R0 मान लेते हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि Q1 की वजह से Q0 पे बल निकाला जाए। अगर ये है फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू 1, Q2 की वजह से Q0 पे बल निकाला जाए फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू 2। इसी तरह Q3 से निकालें और फिर लास्ट आवेश Q1 से निकालें, यानी फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू n। तो इन सभी का सदिश योग इस Q0 पर लगने वाले परिणामी बल के मान के बराबर होगा। अर्थात Q0 पे लगने वाला परिणामी बल अगर हम इसकी बात करें F0, तो ये कुछ और नहीं होगा, ये होगा F01 प्लस F02 प्लस सो ऑन प्लस F0n। अर्थात अगर हम इसको लिखें तो ये होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट आवेश Q1 इंटू Q0। अब ध्यान दीजिएगा, बल किस पर लग रहा है? नॉट पर। लगाने वाला कौन है? 1, तो दूरी होगी 1 से नॉट की, दिशा 1 से नॉट का, प्लस Q2 Q0 R2 स्क्वायर R2 कैट प्लस 1 प्लस Qn Q0 डिवाइड बाई Rn0 स्क्वायर इंटू Rn0 कैट। आप किसी को चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं, फोर्स F और ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट और तब हम इसको चाहें तो सिग्मा समेशन में लिख सकते हैं QI
क्यू नॉट डिवाइड बाई मॉड ऑफ आर आई नॉट स्क्वायर आर आई नॉट, करेक्ट। या चाहे किसी को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा समेशन क्यू आई क्यू नॉट डिवाइड बाई आर आई नॉट क्यू आर आई नॉट वेक्टर। ये इस विधि से, इस तरीके से हम उस आवेश क्यू नॉट पर उस आवेश समूह के कारण लगने वाले बल के मान की गणना कर सकते हैं। अर्थात ये हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत है। अब हम लोग कूलाम के नियम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे। कूलाम का नियम प्रायोगिक प्रेक्षणों के आधार पर आधारित नियम है। कहने का मतलब ये है कि हम इस नियम को सैद्धांतिक रूप से स्थापित नहीं कर सकते, इसको सैद्धांतिक रूप से सिद्ध नहीं कर सकते। ये सिर्फ प्रयोगों के द्वारा ही इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा बिंदु, यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। अर्थात हम कूलाम का नियम वहीं लगाएंगे जहाँ पर आवेश बिंदु आवेश है। लेकिन अगर कहीं पर आवेश के वितरण दिया हुआ है, तो जैसे अगर आवेश किसी गोले पर वितरित है और इसकी वजह से किसी आवेश पर अगर हमें बल निकालना है, तो हम इस गोले पर जो वितरित आवेश है हम उसको उसके केंद्र पर मानते हैं। अर्थात इस पर जब हम बल निकालेंगे तो इस आवेश जो कि इस गोले के सतह पर है, अगर क्यू है, तो हम इसको इसके केंद्र पर मान लेंगे। ये हमारे पास बिंदु है और हम इनके बीच में बल के मान की गणना करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, इस वितरण की वजह से हम इस पे बल के मान को ज्ञात नहीं करेंगे। जो भी होगा वो बिंदु आवेश होगा। अर्थात जो ये वितरित आवेश है इसको हमने गोले के केंद्र पर केंद्रित माना और इस केंद्रित आवेश की वजह से इस बिंदु आवेश पर बल के मान की गणना कर रहे हैं। दूसरी बात याद रखेंगे कि यह नियम नाभिकीय दूरी से बड़ी दूरियों के लिए सत्य है। अर्थात अगर दूरी 10⁻⁻15 मीटर से अधिक है तब तो यह सत्य है। अगर उससे कम है, अर्थात नाभिक के अंदर की बात करें, तो वहां पर कूलाम का नियम ओबे नहीं हो रहा है। चौथी बात अगर हम बात करें तो कूलाम का नियम यह द्विवस्तु अंतरक्रिया यानी टू बॉडी इंटरेक्शन फोर्स है। अर्थात अगर किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में लगने वाले बल की बात करेंगे तो उन दोनों आवेशित वस्तुओं के अलावा अगर दूसरे भी आवेश उपस्थित है तो उनका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे अगर हमने यहाँ आवेश क्यू नॉट की बात की और यहाँ कोई आवेश Q1 है, हम बल Q और Q नॉट के बीच की बात कर रहे हैं, तो वह सिर्फ इसी Q और Q नॉट पर निर्भर करेगा। इस Q1 की उपस्थिति इनके बीच में लगने वाले बल के मान को प्रभावित नहीं करेगा। हम वहाँ पर उसकी गणना नहीं करते हैं। दैट इज इट इज टू बॉडी इंटरेक्शन फोर्स, यह दो वस्तु अंतरक्रिया बल है। बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने कूलाम के नियम के सदिश रूप में बात किया, उसको हम इसी सदिश के रूप में देखें तथा उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात किया। अब हम अगले वीडियो में इस कूलाम के नियम पर आधारित सवाल तथा गुरुत्वीय बल एवं वैद्युत बल की तुलना के बारे में अध्ययन करेंगे।